Go beyond you, I can think beyond something. Only if I move out of you, then only I can convey myself. Meditative echoes in me all the time. Only if I come out of you, then only I may worship, then only I may worship. इसका मतलब है कि तुझसे बाहर निकलूं तो कुछ सोचूं, तुझसे बाहर निकलूं तो कुछ कहूं, अनाहत नाद गूंजे हर वक्त मुझ में, तुझसे बाहर निकलूं, तुझसे बाहर निकलूं तो तुझे पूजूं, तो तुझे पूजूं। जी दोस्तों, मेरी ये कविता समर्पित है इस पुस्तक को। ये उपन्यास है छठा पांडव और इसके रचिता हैं अमृतलाल मदान जी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। सर्वप्रथम बता देती हूँ कि यह पुस्तक पेपर बैग में 2024 में प्रकाशित हुई है। अद्विक प्रकाशन दिल्ली से आई है। मूल्य मात्र 160 रुपये और पृष्ठ 104। परिचय अमृतलाल मदान जी का। तौसा शरीफ पाकिस्तान में जन्मे कैथल निवासी हैं और अंग्रेजी प्रोफेसर रहे हैं और प्राचार्य भी रहे हैं। सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन्होंने एमए अंग्रेजी हिंदी किया है, बीएड किया है, पीजीडीटीई किया है। 66 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं हिंदी में और इन्होंने 5 कृतियों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अनेक सम्मान मिल चुके हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी से बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान मिल चुका है। साहित्य सभा कैथल के प्रधान हैं ये। और आत्मकथ्य में इन्होंने कहा है इस उपन्यास के बारे में, सोचता हूँ क्यों लिखा गया यह उपन्यास। घर, परिवार तथा स्वास्थ्य की अनेक समस्याओं एवं व्यस्तताओं के बीच समय की खींचतान करते हुए सबसे पहले तो यह दुविधा कि इसे लिखूं भी या नहीं लिखूं, क्या लिखूं, क्या छोड़ूं, इस कश्मकश से भी गुजरते हुए किंतु बार बार यह लगा कि उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर आकर ईमानदार अभिव्यक्ति से कैसा समझौता करना, क्यों इसका गला घोटना, क्यों न जीवन के विशद महाभारत का एक अत्यंत लघु अंश ऐसा ही प्रस्तुत करूं जैसा कि वह है। मनुष्य मन की रहस्यमयी तिलस्मी शक्तियों का खेला, विविध अंतर द्वंद्वों का मेला और फिर धरती आकाश के विशाल दो पाटों के बीच पिसता घिसता रिश्ता रहता बेचारा हर इंसान अकेला, हर इंसान अकेला। तो बहुत सुंदर इन्होंने लिखा है। अब मैं समीक्षा की बात करती हूँ। इस उपन्यास में 15 पात्र हैं, 16 भाग हैं इसके। विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंधों को तर्क द्वारा उचित ठहराने का प्रयास, फिर बार बार वासना के दलदल में जाना, एक डायरी का जबरन थमाए जाना, उसका बस में पड़ना, उसे बस में पड़ना और आत्मगलानी में डूब जाना, यही केंद्रित भाव शब्दों में बंधा है इस उपन्यास में। विचारों की उमड़ घुमड़ है और पश्चाताप है। तो इसके मुख्य पात्र सागर है, एक लेक्चरर है। सागर का प्रेम अपनी बहन की सखी सुषमा से होता है। सुषमा उससे ट्यूशन भी लेती है। उनमें प्रेम होता है, वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन सुषमा के घर वाले फटीचर सागर से ब्याह करने को मना कर देते हैं। सुषमा का विवाह डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर प्रकाश से हो जाता है। सागर जी का विवाह सरिता से हो जाता है। इसके बावजूद वे, जो सागर है, जो मुख्य पात्र है, वह मिलता है बहाने बना बनाकर, बहुत सारे बहाने, और उसका पति प्रकाश भांप लेता है कि यह उनकी पत्नी का पूर्व प्रेमी है। और उसका पति प्रकाश सारी उम्र ना खुश रहता है क्योंकि सुषमा कुछ नहीं बताती। और बाद में सुषमा मना भी करती है सागर को कि मत मिलो, लेकिन सागर जो उम्र के चौथे पायदान पर पहुंच गया है, मन में मिलन की अधूरी प्यास लिए घूम रहा है, उसका अंतर्मन भी सागर को धिक्कारता है। सागर का अंतर्मन प्रकाश का एक मित्र है, रिटायर्ड फौजी राठौर, वही फोन करके सागर को बुलाता है ताकि प्रकाश, जो उसका मित्र था, उसकी डायरी सौंप सके। तो ये कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। कथानक बहुत सशक्त है, भाषा सशक्त है, मुहावरेदार है, मंझे हुए संवाद है। काम वासना को इन्होंने शैतानी शक्ति से वशीभूत प्रेम कहा है। विश्वासघात करते प्रेमी हैं।
छठा पांडव सागर नहीं था, प्रकाश था। सागर इसमें खलनायक है, प्रकाश नायक है, लेकिन अंत में नायक अपने भीतर पल रहे द्वंद्व से हार गया और वह उस गलानी में डूब गया, और जो नायक था वो खलनायक हो गया और जो खलनायक था वो नायक हो गया। नायक यहाँ सागर हो गया क्योंकि पश्चाताप करने लगा। तो ये इसकी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। इसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। जो इस तरह के विवाह पूर्व या विवाहतर संबंध में फंसते हैं, उनका क्या अंजाम होता है, क्या हश्र होता है, कैसी पीड़ा होती है, ये सब लिखा है इन्होंने। बस इसमें मुझे प्रूफ की कुछ गलतियां लगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे प्रकाशक ने, क्योंकि फ़ॉन्ट चेंज हो जाते हैं, आप सभी जानते हैं, जब प्रकाशक के पास जब फ़ॉन्ट चेंज हो गए तो वो उसको ठीक करना भूल गया, क्योंकि षटकोण वाला जो श है उसकी जगह 21 वाला श, शलगम वाला जो है वो लिखा गया। बहुत सारी गलतियां। तो प्रूफ रीडिंग 3 बार जरूर करनी चाहिए। तो बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो हमारे उपन्यासकार हैं अमृतलाल जी, उन्होंने जो भाषा का चुनाव किया और कथानक का, ये ऐसा है जो समसामयिक है, प्रासंगिक है। क्योंकि पहले भी ऐसा चला, ये जो प्रेम प्रसंग है ये कोई नए नहीं है, लेकिन इनके जो दुष्परिणाम हैं वो हर कोई नहीं बताता। इसके अंदर ये बताया गया है कि इससे सामने वाले को कितनी तकलीफ होती है, कितनी पीड़ा होती है। इसमें नायिका बार बार मना करती है, उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है, लेकिन जो सागर है वो अंत में कहता है कि सच में जो वासना है ना, ये इससे पार पाना बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अंदर देखिए एक बहुत अच्छे संवाद हैं। सुशी की शादी से पहले उसके माँ बाप से छल किया और बाद में उसके पति से। सच्चाई यही है। एक पाखंडी कमंडलधारी और कपटी कलमधारी में क्या फर्क रह गया फिर? ये उनका जो जमीर है अंदर का, लेखक का, वो मारता है इनको, साटा मारता है, साटा लहराकर। ये इन्होंने बीच बीच में बहुत अच्छा लिखा है। और इन्होंने एक और लिखा है कि कभी नैसर्गिक दैहिक भूख का तर्क या आवरण ओढ़े मानव मन को दूषित करती थी। अच्छे भले व्यक्ति को भी दिशा भ्रष्ट ऐसा करती थी कि वह न केवल स्वयं देह भ्रष्ट हो जाए, अपितु किसी अन्य की पवित्र देह को भी देह भ्रष्ट कर दे। ऐसे अंध बुद्धि पशु समाज के लिए अहितकारी हैं, घोर अधम व पातकी हैं। सही कहा इन्होंने। तो इस तरह से इन्होंने पहले तो ये जस्टिफाई करते रहे सागर को लेकर कि वो सही था, लेकिन अंत में नायक सागर को पश्चाताप हुआ कि वो छल कपट कर रहा था। बस ये जो पश्चाताप है वो उनको उस जो नायक, जो खलनायक हुआ था, उसको फिर से नायक बना देता है। तो ये एक बड़ी प्रयोगात्मक कहानी है, कथानक है, बहुत अच्छा उपन्यास है ये। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी अमृतलाल जी को। आप भी पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया, धन्यवाद।